नमस्कार। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आज दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। इससे पहले टॉपिक में हमने आपको ग्रेट लेक्स और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में बताया था और थोड़ा सा माफी चाहते हैं कि वीडियो थोड़े से लेट हुए हैं। काफ़ी समय बाद एक वीडियो आ रहा है हमारा, और इसके बाद इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि हम अब ज्योग्राफी के टॉपिक और मैथ के टॉपिक दोनों एक साथ बनाएंगे, जिसमें ज्योमेट्री का हमारा पोर्शन चल रहा है। तो ज्योमेट्री को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, साथ ही साथ ज्योग्राफी को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए, उसका आनंद लेते रहिए आप। तो हमने आपको पिछले वीडियो में ग्रेट लेक्स और उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपको जब पहला टॉपिक बताया था तो उसमें हमने शिकागो के बारे में जिक्र किया था। तो अंत में हमने आपको बताया था शिकागो शहर के बारे में कि जो शिकागो शहर है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। मिशिगन झील के किनारे स्थित है शिकागो शहर। तो शिकागो शहर के बारे में जो खास बात थी, शिकागो के बारे में जो खास बात थी वो हमने आपको ये बताई थी कि शिकागो शहर में मांस की बहुत बड़ी मंडी लगाई जाती है। यहाँ पर मांस की बहुत बड़ी मंडी लगाई जाती है, और यहाँ जो मांस की मंडी लगाई जाती है उसमें मुख्य रूप से सूअर का मांस मिलता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो मांस मिलता है वो सूअर का मांस मिलता है। तो सूअर के मांस की एक बहुत बड़ी मंडी जो है वो शिकागो में लगाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, हम ये कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो शहर में है। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिससे होकर के बहुत सारी रेखाएं या लाइनें जा रही हूं, उसको हम जंक्शन कहते हैं। या फिर ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी चीजें आकर के मिल रही हूं, उसको हम जंक्शन कह सकते हैं। तो शिकागो शहर में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्थित है, जहां से होकर के 32 लाइनें गुजरती हैं। 32 लाइनें जहां से होकर के गुजरती हैं। अलग अलग शहरों के लिए जो रेलवे लाइनें बिछाई जाती हैं, उनसे उन रेलवे लाइनों से होकर के गाड़ियां निकलती हैं अलग अलग शहरों के लिए। इसी प्रकार से शिकागो शहर में जो रेलवे जंक्शन है, उस रेलवे जंक्शन से 32 अलग अलग शहरों के लिए रेलवे लाइनें जाती हैं, जिनसे होकर के रेलगाड़ियां अलग अलग शहरों को पहुंचती हैं। तो विश्व में ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो ये शिकागो के बारे में कुछ और बातें हैं। अब हम चूंकि ग्रेट लेक्स के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, तो हम आपको बता दें कि यह है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील, ओंटारियो झील से होकर के एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये जो नदी निकलती है, ये इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी ग्रेट लेक्स या ओंटारियो झील से निकलकर पूर्व की ओर बढ़ती है। और चूंकि ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो जब ये सेंट लॉरेंस नदी पूर्व की ओर बढ़ती है तो अटलांटिक महासागर में जाकर के यहाँ से ये जो महासागर है, इसी महासागर का जल तो ये भरा हुआ है, तो इसी महासागर में जाकर के ये नदी अपना मुहाना बनाती है, अर्थात अटलांटिक महासागर में जाकर के समाप्त हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इसको कि ये अटलांटिक महासागर का जो जल है वो इस भूभाग में भर गया है। क्योंकि ये भूभाग आप देख रहे हैं 1 ओर, 2 ओर और 3 ओर से समुद्री जल से घिरा है। तो ऐसा समुद्री जल जो 3 ओर से स्थलीय भूभाग के द्वारा घिर जाता है। जब कोई 3 ओर से जमीनी भूभाग किसी समुद्री जल को घेर लेता है तो उसको खाड़ी बोला जाता है। वैसे तो ये अटलांटिक महासागर पूरा ही है,
यदि हम इसको खाड़ी के रूप में माने तो फिर ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहलाती है। तो सेंट लॉरेंस नदी पूर्व की ओर बढ़ती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही जाकर के गिरती है। तो ये है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में जानने लायक जो खास बात है, सेंट लॉरेंस नदी विश्व की सबसे अधिक व्यस्ततम अंतःस्थलीय नदी है। कैसी नदी है? अंतःस्थलीय नदी है। विश्व की सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय नदी। अंतःस्थलीय नदी क्या होती है? जैसे समुद्री मार्ग होते हैं या जो समुद्र होते हैं, समुद्र से होकर के बहुत सारे जहाज एक देश से दूसरे देश के लिए आयात निर्यात का काम करते रहते हैं। तो जो जहाज आते हैं, जहाजों को अगर यहाँ से माल लाद करके दूसरे देशों के लिए निर्यात के लिए भेजना है तो इसी नदी के मार्ग से होकर के भेजेंगे, और बाहर से यदि जहाज आने हैं इन देशों में तो भी इसी नदी से होकर के आते हैं। तो ये नदी बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहती है। यहाँ से पानी वाले जहाज अक्सर निकलते रहते हैं जो आयात निर्यात के लिए आते रहते हैं। तो ये बहुत ही व्यस्त नदी है। ऐसी नदियां जिनसे होकर के जहाज समुद्रों को जाएं और समुद्रों से होकर के इस नदी में आए, ऐसी नदियों को हम कहते हैं अंतःस्थलीय नदी। तो ये विश्व की सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय नदी है, जिसे हम सेंट लॉरेंस की नदी कहते हैं। और कहाँ गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अब सेंट लॉरेंस नदी के उत्तर में एक शहर बसा हुआ है। इस शहर को हम क्यूबेक शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबेक सिटी। ये क्यूबेक शहर है। तो क्यूबेक शहर कच्ची लुगदी, क्यूबेक शहर जो है, जो कागजी लुगदी होती है, कच्चा माल होता है, उसी से कागज बनेगा फिर। तो जो कागज की लुगदी होती है वो और एल्युमिनियम, कागज की लुगदी और एल्युमिनियम को बहुत बड़ी मात्रा में क्यूबेक शहर में उत्पादन किया जाता है। और उस कागज की लुगदी से फिर अखबारी कागज बनाए जाते हैं। इस प्रकार से कनाडा, चूंकि ये क्यूबेक शहर कनाडा के अंतर्गत आता है, इसलिए कनाडा पूरे विश्व का सबसे अधिक अखबारी कागज उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है, जिसमें सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन किया जाता है। ये क्यूबेक शहर के बारे में है। इसके बाद आप देख रहे होंगे, ये चूंकि देखिए ये वाला भूभाग, ये वाला भूभाग इतना, और ये वाला भूभाग ये यूएसए के अंतर्गत आता है, जबकि इस ओर का जो ये वाला भूभाग आप देख रहे हैं इतना, ये वाला, ये पूरा भूभाग ये कनाडा के अंतर्गत आता है। तो ये जो शहर है ये वाला, इस शहर को हम नोवा स्कोशिया कहते हैं। नोवा स्कोशिया, इस शहर को नोवा स्कोशिया कहते हैं। तो ये कनाडा के अंतर्गत आता है, ये वाला शहर नोवा स्कोशिया। नोवा स्कोशिया में सेब का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए इन दोनों शहरों के बारे में जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसे हम रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और रॉकीज पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से दो देशों के मध्य है तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन दो देशों के मध्य इसका विस्तार किया गया है इस तरह से। तो ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है जो कि कनाडा और यूएसए के अंतर्गत आती है। रॉकीज पर्वत श्रेणी।
या रॉकी पर्वत श्रेणी। तो रॉकी पर्वत श्रेणी विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आती है। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। 4800 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। इसी पर्वत श्रृंखला का ही अंश माना जाता है अलास्का में अलास्का पर्वत श्रेणी को। अलास्का में जो अलास्का पर्वत श्रेणी है, ये रॉकीज पर्वत श्रेणी का ही अंश मानी जाती है। तो रॉकीज पर्वत श्रेणी जो कनाडा और यूएसए में विस्तृत है, यदि उसकी बात ना की जाए और सिर्फ अलास्का में जो अलास्का पर्वत श्रेणी है, यदि उसके बारे में बात की जाए, तो अलास्का पर्वत श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। इस पे पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है और इसी बर्फ के जो ग्लेशियर बनते हैं, उन्हीं ग्लेशियरों से नदियां निकलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रॉकीज पर्वत श्रेणी का जो अंश अलास्का पर्वत श्रेणी है, वो पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है और उन्हीं बर्फ की चोटियों से या ग्लेशियरों से होकर के हिम नदियां निकलती हैं। हिम माने बर्फ के द्वारा, बर्फ के पिघलने से जो नदियां निकलती हैं, उनको हम हिम नदियां कहते हैं। तो अलास्का पर्वत श्रेणियों से हिम नदियां निकलती रहती हैं। अगर हम बात करें रॉकीज पर्वत श्रृंखला की, तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है, उसे हम माउंट एल्बर्ट कहते हैं। रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है, जो कि पूरी तरह से यूएसए के अंतर्गत आती है। जबकि अलास्का पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसे हम माउंट मैकिनले कहते हैं। माउंट मैकिनले। तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है। ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम माउंट मैकिनले है, जो कि अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित है। पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है और वह भी अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जबकि रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक पर्वत श्रृंखला यूएसए में और स्थित है, जिसे हम कैस्केड पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कैस्केड पर्वत श्रृंखला, ये कैस्केड पर्वत श्रृंखला है, जो कि पूरी तरह से यूएसए के अंतर्गत आती है। इनके बीच में कुछ पठारी क्षेत्र भी हैं, कुछ बेसिन भी हैं, वो हम बाद में आपको बताएंगे। सिर्फ अभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। एक और पर्वत श्रृंखला है, यह भी यूएसए के ही अंतर्गत आती है, जिसे हम सियरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला कहते हैं। सियरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला भी यूएसए में स्थित है। जबकि मेक्सिको के अंदर दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। मेक्सिको के अंदर जो दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक तो यह पर्वत श्रृंखला है और दूसरी ये है। इस पर्वत श्रृंखला को सियरा नेवेदा ओरिएंटल सियरा नेवेदा ओरिएंटल कहते हैं। जबकि इस पर्वत श्रृंखला को हम इसे यहां लिख देते हैं,
सियरा नेवेदा ऑक्सीडेंटल कहते हैं। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं कुछ मुख्य। और रॉकीज पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी माउंटेन वर्ल्ड। कैस्केड पर्वत श्रृंखला यूएसए में ही है। यूएसए में ही सियरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला है। और मेक्सिको में दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, सियरा नेवेदा ओरिएंटल और ये वाली पर्वत श्रृंखला सियरा नेवेदा ऑक्सीडेंटल है। अब इन पर्वत श्रृंखलाओं को आपको ध्यान से देखना है और तभी जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इनके बीच में बेसिन बनाए गए हैं, कौन कौन सी नदियां निकली हैं, कौन कौन से पठार स्थित हैं, उन पठारों को किस तरह से काटा गया है और काट करके किस तरह से गहरी गहरी कैनियन उनके अंदर बनाई गई हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल आपको ये पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ पर किस श्रेणी के मध्य में कौन कौन से पठार स्थित हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये पूरा जहां पर ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में ज्यादातर स्थित हैं। जो मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कहां पर स्थित हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। और ऐसे पश्चिमी भूभाग को हम उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी कार्डिलेरा क्षेत्र कहते हैं। इस पूरे पश्चिमी भाग को पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से हम जानते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर से इसकी चर्चा करेंगे आगे। नमस्कार।